नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 21 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों के समसामयिकी खंड को पाठ्यक्रम के परंपरागत भाग से कैसे जोड़ें, इसके लिए आप लोगों को रणनीति बताई जाएगी हमारे वरिष्ठ शिक्षक सुजीत वाजपेयी जी के द्वारा। तो दोस्तों, यह लाइव क्लास 22 जनवरी को 11 बजे सुबह होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप हमारे ऐप पर जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं और इस तरह से इस महत्वपूर्ण कक्षा में भाग ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे एनजीटी कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इस अधिकरण के आदेश बाध्यकारी होते हैं तथा प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे और क्षतिपूर्ति के रूप में इसके पास सहायता प्रदान करने की शक्ति है। दूसरा कथन है, अधिकरण के पास अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि यह इसमें विफल रहता है तो संबंधित निर्णय को 90 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। तीसरा कथन है, इस अधिकरण को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई करने की शक्तियां नहीं दी गई हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इन तीनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। इससे संबंधित जो खबर आई हुई है इंडियन एक्सप्रेस में, तो एक्टिविस्ट राइट टू हरियाणा गवर्नमेंट सेंटर सीक स्क्रैपिंग ऑफ अरावली सफारी प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सरकार एवं केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अरावली सफारी परियोजना को खत्म करने की मांग की है। और यहां पर देख सकते हैं, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैड फाउंड इन इंस्टांसेस ऑफ इलीगल माइनिंग एक्टिविटी इन द अरावली इन हरियाणा। तो दोस्तों, यह जो हरियाणा सरकार की तरफ से जिला गुरुग्राम और नूह स्थित अरावली की 10,000 एकड़ जमीन पर जंगल सफारी बनाने की योजना का गुरुग्राम के पर्यावरणविदों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस तरह से यह कह सकते हैं कि यह नुकसानदायक है। यही कारण है कि एक्टिविस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। एक्टिविस्ट का कहना है कि सफारी पार्क बनाने का फोकस अरावली का संरक्षण नहीं है, बल्कि राज्य के लिए राजस्व का सृजन है। तो इस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, अब थोड़ा सा यहां पर जान लीजिए कि एनजीटी होता क्या है। तो एनजीटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, 18 अक्टूबर 2010 में। दोस्तों, यह दुनिया का तीसरा देश और पहला विकासशील देश बन गया है जिसने अपना विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण का गठन किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे किसी निकाय की स्थापना कर चुके हैं। तो एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की अनुसूची 1 में उल्लिखित कानूनों में शामिल विषयों से जुड़े पर्यावरण नुकसान के लिए राहत और मुआवजे की मांग कर रहा है तो न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है। इसमें जैसे जल प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण उपकर अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जन दायित्व बीमा अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, इन सब के तहत वह संपर्क कर सकता है एनजीटी से। दोस्तों, एनजीटी अधिनियमों में नियमों का पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान है। एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए यह बढ़ाया जा सकता है, और निश्चित आर्थिक दंड, जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, कारावास और आर्थिक दंड दोनों एनजीटी लगा सकता है। तो इस तरह से अब यहां पर अब आप लोग बता सकते हैं यह तीनों कथन सही है, अतः उत्तर डी होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आईएनएस वागीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है? पहला कथन है, यह दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। दूसरा कथन है, इसे गुजरात भूकंप, सुनामी 2004 के साथ साथ कारगिल युद्ध के दौरान
ऑपरेशन विजय के मद्देनजर राहत कार्य से जुड़े होने का गौरव प्राप्त है। तो दोस्तों इन दोनों कथनों को आप लोग विचार कीजिए, तब तक हम लोग थोड़ा सा खबरों को देख लेते हैं। तो यह आईएनएस वागीर जो है, यहां पर देख सकते हैं वागीर ए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। तो यानी कलावरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर, इसे 23 जनवरी को नौसेना को सौंप दिया जाएगा। तो भारत में इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई द्वारा मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया गया है। दोस्तों यह सबमरीन में हथियार लगाने से लेकर इसके ट्रायल तक का सब काम पूरा हो चुका है। दोस्तों आईएनएस वागीर स्कॉर्पियन यान की एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। यह किसी भी तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है। इसके आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणाली से लैस यह पनडुब्बी खुफिया जानकारी एकत्रित करने के साथ साथ समुद्र में बारूदी सुरंग भी बिछा सकती है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह हर समय और हर परिस्थिति में कार्य कर सकती है। दोस्तों कलावरी क्लास की इस पनडुब्बी की ऊंचाई 40 फीट और करीबन लंबाई इसकी 220 फीट है। इसमें एक डीजल इंजन है और विकल्प के तौर पर 360 बैटरी सेल्स भी लगे हैं। खास बात यह है कि पानी की सतह से पर यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन पानी के अंदर इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। दोस्तों यह सबसे कम समय में बनने वाली भारतीय पनडुब्बी है। आईएनएस वागीर की गति ही इसकी परफॉर्मेंस को तय करती है। दोस्तों यह पानी के अंदर 50 दिन तक रह सकती है और 350 फीट गहराई तक जा सकती है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह एक बार में 1020 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दोस्तों वागीर में 8 सैन्य अधिकारी और 35 जवान तैनात किए जा सकते हैं और इसका वजन तकरीबन 1500 टन है। दोस्तों आईएनएस वागीर में एंटी टॉर्पीड काउंटर मेजर सिस्टम भी हैं। इसके अलावा इसमें एंटी शिप मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है और यह पानी के अंदर 30 समुद्री बारूदी सुरंग बिछा सकती है। इसके अलावा यह समुद्र में दुश्मन की निगरानी करने में भी सक्षम है। दोस्तों इससे पहले वागीर को 1 नवंबर 1973 को कमीशन किया गया था और दोस्तों लगभग 3 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद 7 जनवरी 2001 को यह पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया था। अब ऐसे में आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों यह दोनों कथन गलत हो जाता, अतः उत्तर सी होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मैड्रिड प्रोटोकॉल का सर्वोत्तम विवरण है? दोस्तों यह विश्व के कई न्यायाधिकार क्षेत्र में ट्रेडमार्क के पंजीकरण की सुविधा के लिए प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। दोस्तों यहीं से यह उत्तर मिल जाता है, इसमें उत्तर ए होगा। दोस्तों मैड्रिड प्रोटोकॉल एक बहुपक्षीय समझौता है जिसे अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकृत करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए स्थापित किया गया था। यह प्रक्रिया प्रतिभागियों को अपनी मूल भाषा में एक विशिष्ट आवेदन जमा करने की अनुमति देती है। यह 90 से अधिक देशों को भेजा जा सकता है जो इस संगठन के सदस्य हैं। दोस्तों मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत पंजीकरण करने के कई फायदे हैं, जैसे नवीकरण की तिथि सभी ट्रेडमार्क के लिए मानक है। आईबी लागू होने से पहले अंकों में किसी भी बदलाव की समीक्षा करेगा। नतीजन रिकॉर्ड रखे जाते हैं जो ऑडिट को बहुत आसान बनाता है और तुलना में लागत काफी इसकी कम होती है। दोस्तों एक ट्रेडमार्क के साथ मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत फाइल करने के लिए भारतीय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ पंजीकरण या आवेदन आवश्यक है। भारत में ट्रेडमार्क अधिकारी यह सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार है कि विदेशी आवेदन में प्रदान की गई जानकारी प्रारंभिक आवेदन या पंजीकरण में प्रदान की गई जानकारी के समान है। दोस्तों इससे संबंधित यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, वह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ट्रेडमार्क वायलेशन पर दिया गया है और ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। लंबनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कभी खानाबदोश जनजातियां थी जो अफगानिस्तान से भारत आई थी। दोस्तों यह एकदम सत्य है। दोस्तों यह लंबनी एक खानाबदोश जनजाति है और यह माना जाता है कि अफगानिस्तान के यह गोर प्रांत से आए थे। दोस्तों लंबनी मुख्य रूप से राजस्थान की एक जनजाति है और उनके वैकल्पिक नाम थे जैसे लमानी, लंबाडी, बंजारा।
तो लमन संस्कृत मूल का एक शब्द है जो नमक शब्द से लिया गया है। अब तक लमन बंजारे भारतीय उपमहाद्वीपों में अपनी जड़ें फैला चुके हैं और इस तरह से यह मूल रूप से बैल और नमक के व्यापारी थे। तो लंबनियों की भाषा इंडो आर्यन भाषाओं के समूह का एक हिस्सा है और वे बोलते हैं जो गोर बोली के रूप में जाना जाता है और रोमानी, लोमावर्ण, राजस्थानी और मारवाड़ी के समान लगता है। हालांकि वे जो बोलते हैं वह उनकी पारंपरिक भाषा है। भाषा के लिए अभी तक कोई लिखित बोली नहीं मिली है। अधिकांश लंबानियों ने क्षेत्रीय भाषा को अपना लिया है और अपनी मूल भाषा में तेजी से खो रहे हैं। हालांकि सरकार भाषा के संरक्षण में रुचि ले रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कथन सत्य है और दोस्तों दूसरा कथन है कि माना जाता है कि उन्होंने 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब को देश के दक्षिणी हिस्से में सामान को ले जाने में मदद की थी। चूंकि यह व्यापारी वर्ग था तो यह भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है लंबाडी भाषा द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है और इस भाषा की मूल लिपि नहीं है। दोस्तों यही कथन असत्य हो जाता है। तो ऐसे में कथन 1 और 2 सत्य है, अतः उत्तर ए सही होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, यहां पर देख सकते हैं हक्कू पात्रा। तो दोस्तों ये हक्कू पात्रा है क्या? तो यह हक्कू पात्रा का मतलब है कि एक संपत्ति के स्वामित्व का यह दस्तावेज है जिसके द्वारा धारक को जमीन का मालिकाना हक मिल जाता है और इस दस्तावेज की मदद से धारक उस भूमि को खरीदने और बेचने के लिए पात्र होता है, जिसे सरकार द्वारा लैंड डीड्स यानी शीर्षक विलेख प्रदान किया जाता है और वे आगे हक्कू पत्र के माध्यम से बैंक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में 50,000 से अधिक परिवारों को लैंड टाइटल डीड दिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2007 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो दोस्तों यहां पर दिया है ग्लूकागॉन, वृद्धिकर हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन। तो इसमें उत्तर होगा पैराथायराइड हार्मोन। तो दोस्तों यह पैराथायराइड हार्मोन जिसे परावट्टु ग्रंथि कहते हैं, यह जो है यहां पर देख सकते हैं पैराथायराइड हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो इसमें 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। दीज टिनी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द नेक बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड्स। दोस्तों इन ग्रंथियों का मनुष्य में इनका भार जो है इन ग्रंथियों का 0.01 से 0.03 ग्राम तक होता है। इसके साथ साथ कई प्रकार की कोशिकाएं तथा रक्त पात्र भी पाए जाते हैं। ये ग्रंथियां पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्रावन करती हैं और यह हार्मोन विटामिन डी के साथ मिलकर रक्त में कैल्शियम की मात्रा, यहां पर आप देख सकते हैं कैल्शियम प्रेजेंट इन द बोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कैल्शियम की मात्रा को बनाने का कार्य करती हैं। साथ ही यह हाथ में कैल्शियम के अवशोषण को तथा वृक्कों में यानी किडनीज में पीटीएस मिनिमाइज द कैल्शियम लॉस इन यूरिन एंड आल्सो स्टिमुलेट एक्टिव विटामिन डी फॉर्मेशन इन द किडनी। तो दोस्तों यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि वृक्कों में इसके पुनरावशोषण को बढ़ाता है। रक्त में कैल्शियम की इस प्रकार की बड़ी मात्रा का उपयोग अस्थि निर्माण तथा दंत निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम पेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने में भी यह सहयोग करता है। दोस्तों पैराथायराइड जो ग्रंथि है यह 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर पैराथायराइड हार्मोन निकलता है तथा कैल्शियम की मात्रा घटने पर कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। इससे ही पथरी बनती है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। टेक कंपनियों में छटनी जिसे ले ऑफ कहा जाता है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में छटनी का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा, इंटेल जैसी कंपनियों के बाद अब गूगल की पेरेंट कंपनी जिसका नाम है अल्फाबेट इंक ने भी हजारों लोगों को नौकरी से निकालने का ऐलान कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल अल्फाबेट ने बताया है कि वह अपने वर्क फोर्स का 6% कटौती करने जा रहा है, जिसके तहत करीब 12,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। दोस्तों अल्फाबेट इंक के सीईओ आपको पता ही है सुंदर पिचाई जो भारतवंशी हैं, ने इस बारे में जारी स्टाफ मेमो में कहा है कि वे इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।
सुंदर पिचाई ने कहा कि कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने कर्मचारियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी की थी, क्योंकि उस वक्त भविष्य के बारे में कंपनी के अनुमान मौजूदा हकीकत से काफी अलग थे। हालांकि इसके साथ ही पिचाई ने मेमो में यह भी कहा है कि उन्हें भरोसा है कि कंपनी का भविष्य काफी बेहतर रहेगा। दोस्तों, कोई सिर्फ अल्फाबेट ही नहीं, दुनिया की कई दिग्गज टेक कंपनियां भी छटनी का ऐलान कर चुकी हैं, जिसमें मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 18,000 लोगों की छटनी अमेजन करने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 2 दिन पहले ही कहा है कि वह 10,000 लोगों को नौकरी से हटाने की जानकारी दी है। इसी तरह से मेटा भी कह रहा है कि करीब 11,000 लोगों को वह छटनी करने जा रही है। एचपी ने भी कुछ अरसा पहले ही करीब 6,000 लोगों को हटाने का ऐलान किया था। तो दोस्तों, इस तरह से अमेरिका के स्टाफ पर सबसे अधिक असर होगा, क्योंकि सुंदर पिचाई की तरफ से जारी मेमो में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी जा रही है उन्हें पहले ही ईमेल करके इनकी जानकारी दी जा चुकी है। अल्फाबेट में जिन लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा उनमें इंजीनियर और प्रोडक्ट से लेकर कॉर्पोरेट फंक्शन तक हर सेक्शन शामिल हैं। तो छटनी के इस फैसले का असर कंपनी के दुनिया भर के कर्मचारियों पर पड़ेगा, लेकिन अमेरिकी स्टाफ सबसे पहले प्रभावित होंगे। बाकी देशों में रोजगार से जुड़े स्थानीय कानूनों और प्रक्रियाओं के कारण इसमें ज्यादा वक्त लगेगा। तो यहां पर देख सकते हैं स्थिति क्या है। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किस देश की है और इसके फाउंडर का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का मुख्यालय कहां है और इसके 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय कहां अवस्थित हैं। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।